में सुना होगा हेडलाइंस में हिंसा और तनाव की बातें। पर आखिर इन सब के पीछे की असली कहानी है क्या? देखिए, भारत का ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, ये एक बहुत ही गहरे जातीय संकट से जूझ रहा है। तो चलिए, आज इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को एक-एक करके सुलझाते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम मणिपुर में चल रहे उस संघर्ष की बात करेंगे जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया है। फिर समझेंगे कि कैसे ये घाटी और पहाड़ों की लड़ाई बन गई। और ये भी देखेंगे कि पहचान को लेकर जो ये झगड़ा था वो अचानक इतनी बड़ी हिंसा में कैसे बदल गया। सरकार का क्या रोल रहा और आज की तारीख में वहाँ कैसे हालात हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकट आखिर है कितना बड़ा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा जाति संघर्ष है। मई 2023 से मणिपुर में जो जातीय हिंसा भड़की, उसने एक बहुत बड़े मानवीय संकट को जन्म दे दिया है। मतलब हजारों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई हैं। अब इस पूरे झगड़े की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, मणिपुर का भूगोल, और दूसरा, वहां रहने वाले लोगों के बीच का रिश्ता। देखिए, मणिपुर का भूगोल ही अपने आप में इस तनाव की पूरी कहानी बता देता है। राज्य का नक्शा देखें तो सिर्फ 10% हिस्सा घाटी का है और बाकी पूरा का पूरा 90% इलाका पहाड़ी है। और ये जो जमीन का बंटवारा है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। लेकिन मजेदार बात यह है कि आबादी का हिसाब किताब ठीक इसका उल्टा है। सोचिए, राज्य की करीब करीब 65% आबादी उसी 10% की घाटी में रहती है, जबकि बाकी के 35% लोग उस फैले हुए 90% पहाड़ी इलाके में बसे हैं। और बस यहीं से सारे तनाव की जड़ें निकलती हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार कौन हैं? एक तरफ है मैतेई समुदाय। ये आबादी का करीब 53% है। ज्यादातर आपको इम्फाल घाटी में मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं और राज्य की राजनीति पर भी इनका काफी दबदबा है। और दूसरी तरफ हैं कुकी जो जैसी जनजातियां। ये करीब 35% हैं। ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ज्यादातर ईसाई हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति होने की वजह से खास संरक्षण मिला हुआ है। तो अब आते हैं उस असल चिंगारी पर जिसने इस सालों पुराने तनाव में आग लगा दी। और ये लड़ाई है पहचान की, एक खास स्टेटस की। और ये स्टेटस है अनुसूचित जनजाति का, जिसे हम एसटी भी कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, ये भारत के संविधान में एक तरह का सुरक्षा कवच है उन समुदायों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। इस दर्जे से उन्हें नौकरियों में, शिक्षा में और खासकर जमीन के अधिकारों में कुछ विशेष फायदे मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि मैतेई समुदाय ये दर्जा क्यों चाहता है? उनकी कई दलीलें हैं। पहली, वो कहते हैं कि इससे उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी पहचान बचेगी। उनका ये भी कहना है कि 1949 में जब मणिपुर भारत में मिला, उससे पहले उन्हें एक जनजाति ही माना जाता था। उन्हें ये भी लगता है कि वो उस छोटी सी इम्फाल घाटी में सिकुड़ कर रह गए हैं। और शायद सबसे बड़ी वजह, इस दर्जे से उन्हें पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का हक मिल जाएगा, जो अभी उनके पास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुकीजो और बाकी जनजातीय समूह इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। क्यों? उन्हें डर है कि अगर मैती समुदाय को एसटी का दर्जा मिला तो उन्हें जो संरक्षण और फायदे मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि मैती तो पहले से ही आबादी में ज्यादा और राजनीति में ताकतवर हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर है अपनी जमीनों को खोने का। उन्हें लगता है कि अगर मैती समुदाय को पहाड़ों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल गई तो वो अपनी पुश्तैनी जमीन और पहचान दोनों ही खो देंगे। तो सवाल ये है कि ये सालों से सुलग रहा तनाव अचानक इतनी भयानक हिंसा में कैसे बदल गया। चलिए उस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं जिसने इस चिंगारी को आग बना दिया। तो हुआ ये कि अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक निर्देश दिया कि वो मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग पर विचार करें। बस इसी फैसले के खिलाफ 3 मई की सुबह जनजातीय छात्रों ने एक एकजुटता मार्च निकाला। और फिर क्या था? उसी दिन दोपहर तक चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर दो समुदायों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। और देखते ही देखते ये हिंसा, ये आगजनी कई जिलों में जंगल की आग की तरफ फैल गई। अब जब हालात इतने बेकाबू हो गए तो जाहिर है राज्य और केंद्र सरकार को एक्शन में आना पड़ा और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए कई कड़े कदम उठाए।
तो सरकार ने क्या क्या किया? सबसे पहले तो 10,000 से भी ज्यादा सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। फिर 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश जारी हुए। इसके साथ ही अफवाहें न फैलें, इसके लिए पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया। और आखिर में जब लगा कि स्थिति काबू से बाहर है, तो केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। इतने सारे कदमों के बाद भी शांति अभी भी बहुत दूर है, और इस पूरे संघर्ष की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 260 परिवार हैं जिनका सब कुछ उजड़ गया। और 60,000 ये वो संख्या है उन लोगों की जिन्हें अपना घर-बार, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। आज इनकी जिंदगियां बस कुछ राहत कैंपों में सिमट कर रह गई हैं। इस हिंसा का एक नतीजा ये भी हुआ है कि राज्य एक तरह से 2 हिस्सों में बंट गया है। मैतेई लोग पहाड़ों से भागकर घाटी में आ गए हैं और कुकी-जो समुदाय के लोग घाटी छोड़कर पहाड़ों में चले गए हैं। दोनों समुदाय अब अपने अपने इलाकों में ही सिमट कर रह गए हैं। एक अनदेखी दीवार खिंच गई है। अब सवाल ये है कि ये मामला सिर्फ मणिपुर का है या पूरे भारत के लिए इसके कुछ मायने हैं। देखिए, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये दिखाता है कि कैसे जातीय और धार्मिक समूहों के बीच का सामाजिक ताना-बाना बिखर सकता है। और एक और बड़ा पहलू है म्यांमार से लगी हुई खुली सीमा, जहां से हथियार और ड्रग्स की तस्करी इस आग में घी डालने का काम करती है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि मणिपुर सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं है। ये एक दर्दनाक रिमाइंडर है, एक याद है कि कैसे इतिहास, जमीन और पहचान से जुड़े गहरे मुद्दे किसी भी समाज को तोड़कर रख सकते हैं।